Hello class, today we discuss coordination compound, lecture first, unit 9. ठीक है, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, आपने अभी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. तो बेटा आप लोगों ने सुना भी होगा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सब क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? एक एलिमेंट के साथ बहुत सारे लिगेंड्स या बहुत सारे अदर कंपाउंड्स या एलिमेंट जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ डी ब्लॉक के क्यों होते हैं, पी ब्लॉक के या एस ब्लॉक के, या फिर अगर बात करें क्या बोलते हैं इसको, एफ ब्लॉक के, इनके क्यों नहीं होते ज़्यादा? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. क्या शो करते हैं बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और उनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. क्या टेंडेंसी होती है बेटा उनकी? डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स की. ये मेरी बात यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग चार चीजें पढ़ने वाले हैं. नेमिंग, ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फोर्थ वन इज सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, ये चार टॉपिक चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर ये चार टॉपिक पूरे चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा. ठीक है मेरी बात. मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपकी नेमिंग है और आपकी क्या है बेटा? वीबीटी एंड सीएफटी है. इनसे रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का कोई भी वीबीटी या सीएफटी का क्वेश्चन आएगा. टोटल 5 नंबर का चैप्टर बनता है. इस साल आगे वो चैप्टर्स को रिमूव करा गया, तो इसलिए क्या होगा, कुछ टॉपिक जो है मार्क्स जो बढ़ जाएंगे इसके. 7 से 6 से लेकर 7 तक का चैप्टर बन जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का. हम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जब एलिमेंट्स बॉन्डिंग फॉर्म करता है किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ. और कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग कब फॉर्म करेगा? या तो वो डोनेट करेगा या वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. तभी बॉन्ड फॉर्म होता है. इसलिए लोग बोलते हैं ना कि कोवलेंट बॉन्ड है या इंडक्टिव बॉन्ड है या फिर ये आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, ये डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे. देखिए बेटा यहाँ पे एक बार वी डिस्कस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा? आपके मान लो NaCl है. क्या है आपके पास? NaCl. Na पॉजिटिव और Cl क्या होता है? नेगेटिव. ये होता होगा. इसका मतलब क्या हुआ? Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया. 1 इलेक्ट्रॉन लॉस. जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तभी तो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना. अगर इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं होता तो क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाता? नहीं होता. ये हो जाता भाई? नहीं होता ना. और सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है. तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, सो NaCl कंपाउंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म. बेटा कभी क्या होता है? चोरी होती नहीं है, रॉबरी होती है बैंक वगैरह के अंदर, है ना. तो क्या होता है? बैंक वाले क्या करते हैं? वो चोर आते हैं, बंदूक दिखा देते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करो, तो गोली मार देंगे. तो कोऑपरेट नहीं करते तो क्या करते हैं? मार के साफ. और हाँ पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं भाई, तो चोरी करते हैं अपना जान प्यारे, पैसे प्यारे नहीं है ना. तो उसने क्या किया? कोऑर्डिनेट किया ना. उसने क्या करेगा? हथियार डाल दिए कि भाई कोई बात नहीं, तो चोरी कर ले. तो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन से काम हुआ ना उनका. और कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. ये मेरी बात यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो. आपको सब्जी पसंद है, ठीक है, आप 1 कटोरी 2 कटोरी खा लोगे, रोटी 3 या 4 खा लोगे, और सब्जी बन रही हो पेठे की या तोरी की, मतलब ही नहीं तुम एक भी खा लो, है ना. क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन हुआ ना आपके बीच में और सब्जी के बीच में, है ना. तो हर एक चीज क्या है? कोऑर्डिनेशन से बनता है. यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या करते हैं? लॉस या फिर गेन ऑफ सब्सटेंस से करते हैं. ठीक है बेटा, कितने मेरी बात यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे. यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं एक बार.
द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which metal is bonded with neutral or anionic molecule और एटम्स। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एनायनिक होनी चाहिए लेकिन आपके पास। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग आपके पास NaCl है, ठीक है, आपने तो पानी में डाल दिया, क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयन टूटेंगे, Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही होगा ना, कंप्लीट डिसोसिएट होगा। अब देखते हैं आगे, KAl SO4 होल राइज 12H2O, ये क्या बेटा, पोटैश अलम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एग्जाम में पूछता भी आपसे, व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ पोटैश अलम या मोहर साल्ट। ठीक है, अब ये पोटैश अलम है, क्लियर मेरी बात यहाँ पे, इसको हम पानी में डाल दें, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, सॉल्ट है ये, जब सॉल्ट है किसकी साइड में डिसोसिएट होगा बताओ, Kb चार्ज पॉजिटिव, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एल्यूमिनियम कितना आयन लूज करता है, 3 आयन लूज करता है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए 3 लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ समझ हो नहीं है, क्लियर मेरी बात। अभी क्या देखा, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो गया, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। यहाँ पे देखते हैं बेटा कौन से होंगे, बट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4 FeCN होल 6, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम हेक्सा साइनो फिरेट, ये इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, अब ये नेमिंग कहाँ से आ गई, ये नेमिंग हम सिखाएंगे। ठीक है, वो करना बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, पानी में डाल देता हूँ, किसमें डाल देता हूँ मैं इसको, किसमें डाल दूंगा, पानी में। अब जैसे पानी का क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है पोटेशियम तो डिसॉल्व हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं FeCN होल 6 4 नेगेटिविटी, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है पानी के अंदर, ब्रेक डाउन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर मेरी बात, एक एक आयंस, एक एक मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली नहीं डिस्ट्रॉय होते, नहीं टूटते। क्लियर मेरी बात बेटा, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं बेटा, नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तुम्हारे दिमाग में क्या चीज सेटअप हुई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जो ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस होते हैं, वो कभी भी वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे आया समझ में आता मेरी बात। तो देखते बेटा यहाँ पे इस थ्योरी किसने डिस्कस किया था, अल्फ्रेड नॉर्मन ने, अल्फ्रेड
वार्नर ने, जिनको स्विस केमिस्ट थे, उन्होंने इनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए। ठीक है, उन्होंने डिस्कस किया कि अगर ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होते तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होंगे तो क्या होगा। तो एक बार यहां तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। तो बेटा अल्फ्रेड वार्नर ने एक थ्योरी कंसेप्ट को डिस्कस किया। अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी का क्वेश्चन आपको पूछ भी लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी। अल्फ्रेड वार्नर थ्योरी ने यही कंसेप्ट दिया, लेकिन पूछा जाता है एक बार कि कंपाउंड जो है डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वाटर के अंदर, या ये पीपीटी रिएक्शंस क्या होती है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है। तो अल्फ्रेड वार्नर ने एक कंसेप्ट दिया, तो बोला गया प्रेसिपिटेट कंसेप्ट। क्या बोला गया बेटा, प्रेसिपिटेट कंसेप्ट। देखिए बेटा यहाँ पे he gives a precipitate concept। अब प्रेसिपिटेट कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया है देखते हैं। यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट पानी में डाला, किसमें डाला गया बेटा, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में, और NaCl किस में होगा बेटा, आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा। तो क्या होगा देखते हैं बेटा। यहाँ पे इट गिव्स, क्या मिलता है बेटा हमें यहाँ पे Ag और इसका Cl। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे AgCl बन जाता है। ठीक है, और AgCl क्या होता है, एक सिल्वर लेयर होती है। क्या होती है बेटा, प्रेसिपिटेट होती है, यानी कि एक सिल्वर लेयर की प्रेसिपिटेट फॉर्म लगती है। ठीक है मेरी बात। यहाँ पे क्या दिखाई दिया आपको, जब सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। देखा भी होगा शायद, ये आप लोग सुबह शक्ल देख के आते हैं मिरर के अंदर, तो उसके लिए कौन सा लेयर लगा होता है, सिल्वर क्लोराइड का लेयर लगा होता है पीछे। ठीक है, जिसे आप अपने शक्ल को देखते हो इजीली। वहाँ पे सिल्वर नहीं होता, बस वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, या स्टील का यूज किया जाता है। अब बेटा देखेंगे हम लोग, ये मिरर फॉर्म करता है, इस तरह का लेयर फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग। आपके पास COCl3 है डॉट 6NH3 बेटा यहाँ पे 6। क्वेश्चन समझेंगे बेटा यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में डाल देंगे। ठीक है, आपके पास COCl3 डॉट 5NH3 है, AgNO3 है बेटा, एक्सेस में है COCl3 और है 4NH3। इसमें डाल दिया बेटा हमने AgNO3 और ये क्या है, एक्सेस में डाल। क्लियर है मेरी बात। आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6 मोल ऑफ NH3, 5 मोल ऑफ NH3 और 4 मोल ऑफ NH3। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा कि इसकी जो बॉन्डेशन है कंपाउंड है वो क्या आएंगे, क्या आएंगे भाई, Ag रिएक्ट विद Cl, क्या आ जाएगा AgCl, यहाँ भी क्या आ जाएगा AgCl, यहाँ भी क्या आ जाएगा AgCl। अब AgCl तो आ गया, कितने मोल AgCl आएगा। तो हम लोग कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखते हैं, कितना होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, बताओ। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड लगा, क्रिकेट मैन फ्योर कंट्री 26 और 27 कितना होता है बेटा, 27 होता है। अब 27 डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 6 और 3 9 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे कोबाल्ट के साथ, दिखाई दे रहे 7 ही बॉन्ड फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो कितने कर सकते हैं यहाँ पे 2, कितने निकलेंगे बेटा यहाँ पे 2 AgCl।
यहाँ पे कितने बेटा 5 और 3 8 और कितने होने चाहिए यहाँ पे एक होना चाहिए क्या आएगा 1 मोल ऑफ AgCl या फिर 2 मोल ऑफ AgCl कितने 4 और 3 7 तो 0 मोल ऑफ कंसेप्ट समझो क्या कहता है। इसने कहा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिस्कस करते हैं बेटा एलिमेंट्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। हमने कहा कि कोबाल्ट का नंबर था 27 था ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 बॉन्ड ये इजीली फॉर्म कर सकता था। यहाँ पे कर सकता नहीं कर सकता था? कर सकता था। तो 6 तो अमाइन के कर देगा अमोनिया के और एक किसका करेगा बेटा क्लोरीन का। तो कितने क्लोरीन निकलेंगे यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे तब 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो गया। अब है COCl3.5 NH3 अब कितने बोलते हैं यहाँ पे बनाएगा तो वही 7 ही बॉन्ड निकले कितने यहाँ से 5 और 3 8 है ना। तो एक क्लोरीन को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे कहते हैं COCl3.4 NH3 तो 4 और 3 7 पूरे इक्वल है तो एक भी मोल ऑफ AgCl बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर बात यहाँ पे। ये था आपका अल्फ्रेड गॉर्डनर की थ्योरी। इसमें अगर क्वेश्चन रहता है आपका यही क्वेश्चन आएगा आपका ऑलमोस्ट इसमें कितने प्राइमरी है कितने इसके अंदर सेकेंडरी बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है जब हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे तो मैं टॉपिक के बाद कल या हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके क्वेश्चन भी करा देंगे साथ। ठीक है बेटा थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि अल्फ्रेड गॉर्डनर ने क्या कहा कुछ मेन पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया। मेन पोस्टुलेट्स बेटा आपको सर अमाइंस को क्यों नहीं बाहर निकाला क्लोरीन को बाहर क्यों निकाला है ना तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा हमारे। तो ये सारी बातें जो हम लोग आगे कंसेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा टाइप ऑफ लिंकेज। सबसे पहला टाइप ऑफ लिंकेज कैसे क्या बोलते हैं बैलेंसिंग बोलते हैं। अब बेटा इसके अंदर जो है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी 2 तरह की होती है। सबसे पहला बेटा प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। कौन से होते हैं बेटा जो वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे। कौन से होते हैं देखेंगे यहाँ पे CONH3 Cl3 मुझे लगा प्राइमरी वैलेंसी कौन सा होगा मैंने अभी थोड़े पहले बताया था जब ये मॉलिक्यूल वाटर में डिसोसिएट होगा टूटेगा तो क्या होगा ये वाला डिसोल्व होगा ये वाला डिसोल्व होगा क्लोरीन होगा ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा इट इज ए प्राइमरी वैलेंसी which dissolves in water। इन्हें मेरी बात यहाँ पे तो इसके डेफिनेशन तो खुद भी लिख सकते हो देखेंगे डेफिनेशन के बाद। These are ionizable and dissolve in water easily है ना बेटा। इसे क्या बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की सेकेंडरी वैलेंसी वो होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट नहीं होते। ये क्या होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है
these are non-ionizable and which are not dissolved in water। और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते हैं। क्लियर है तो मेरी बात? इम्पोर्टेंस, तो बेटा हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, इन कंपाउंड्स की। तो ये सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी बायोलॉजिकल बॉडीज के अंदर। ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल आपकी बॉडी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, जैसे जो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जैसे क्लोरोफिल होता है, तो मैग्नीशियम जो एलिमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, तो देखते हो यहाँ पे coordination compound not only used in inorganic chemistry but also used in organic chemistry। एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन, जिसे हम क्या करते हैं बेटा, तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, विटामिन B12, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट होता है, देखेंगे साइनो कोबालामाइन। इसी तरह से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि आपका प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है कंपाउंड, C55 H77 O5 N4 Mg। मैग्नीशियम जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थे बेटा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा कंपाउंड एक K4FeCN6 मैंने कंपाउंड लिख दिया। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे हमसे क्या लिखा जाता है बेटा, एट फर्स्ट वी राइट मतलब K2 और Cl2। फर्स्ट में लिख दिया बेटा हमने मेटल्स, क्या लिखते हैं बेटा हम यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर क्या लिखते हैं, मेटल्स लिखते हैं, और ब्रैकेट के लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, नॉन मेटल्स या फिर एनायनिक कंपाउंड। इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रैकेट को बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, स्फीयर। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, मेटल जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल मेटल बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसके साथ जो जुड़े हुए होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिगेंड्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, देखो क्या क्या डिस्कस किया आपने। सबसे बाहर मेटल्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होंगे, लास्ट में क्या होंगे आपके
नेगेटिव आएंगे नॉन मेटल्स या फिर एनायनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसके बाद ब्रैकेट क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हो। उसके अंदर क्या होता है, मेटल्स यानी कि सेंट्रल एलिमेंट। आप सब एक रूम के अंदर, रूम क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। मैं क्या हूँ, सेंट्रल एलिमेंट, आप सब क्या हो, लिगेंड। और जो बाहर टीचर्स घूम रहे हैं वो क्या होंगे आपके, पॉजिटिव मेटल्स या फिर नेगेटिव होंगे, ठीक है बेटा। ये डिस्कस की जाएगी टोटल स्फीयर के अंदर। फिर अगली बात यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये सारी बातें जो है डिस्कस की जाती है। ये जाएगा अगली बात। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होंगे हमेशा, सेंट्रल एलिमेंट्स ऑलवेज बिकम्स फ्रॉम डी ब्लॉक। कहाँ से आएंगे हमेशा, डी ब्लॉक से आएंगे। क्लियर बात यहाँ पे। सेंट्रल एलिमेंट comes from डी ब्लॉक, ठीक है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सब सेंट्रल एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं या डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार अपने यहाँ से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नाउ वी डिस्कस आवर सेकंड which is known as ligands. लिगेंड्स क्या होता है, आपने फर्स्ट डिस्कस किया सेंट्रल एटम के बारे में, ठीक है, एलिमेंट के बारे में। लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, ये एनायनिक या न्यूट्रल होते हैं जो सेंट्रल एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ये मेरी बात यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे they are negatively or neutrally charged atoms or molecules, which is attached with central element in the coordination sphere। क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रली चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होता है सेंट्रल एटम्स या एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, H2O, ठीक है। और प्रोटीन्स ये होते हैं स्मॉल लिगेंड्स। कैसे होते हैं ये, स्मॉल। ये होते हैं बेटा मीडियम साइज लिगेंड्स, और ये होते हैं लार्ज साइज लिगेंड्स, ठीक है। ये डिस्कस किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, पहला है बेटा यूनिट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, आप व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड और एम्पीडेंट लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, विद एग्जांपल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब बेटा यूनिडेंटेड क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी हो। क्या हो बेटा, एक साइड से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड। देखिए बेटा यहाँ पे यूनि मतलब 1 और डेंटेड का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन।
मतलब atoms or molecules which forms a bond from one side, उसको क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2O, NH3 अमोनिया। ठीक है बेटा, ये होते हैं बेटा आपके पास यूनिडेंटेड। हो गया अमोनिया कैसे? तो अमोनिया का देखेंगे बेटा यहाँ पे NH3 एक ही लोन पेयर होता है, उसमें क्या करेगा? ये एक ही लोन पेयर जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? और अमोनिया जो है वो लैविश बेस स्ट्रक्चर शो करता है। क्या शो करता है बेटा? लैविश बेस स्ट्रक्चर। लैविश बेस स्ट्रक्चर क्या करता है? लैविश बेस ये दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट करता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है। उसके बाद है सेकंड डाई डेंटेड लिगेंड। तो क्या करते हो बेटा? फ्रॉम टू साइड से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड लिगेंड। देखिए यहाँ पे ligands which makes a bond from two sides, इसको क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे En ethane 1,2 diamine। एग्जाम्पल लेंगे CH2 CH2 NH2 और NH2। क्या होगा? एक लोन पेयर यहाँ पे होगा और एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, तो दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेंगे यहाँ पे ऑक्सालेट C+O नेगेटिव बॉन्ड C+O नेगेटिव, तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से होता है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से होता है, जो अलग अलग साइड से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्स, ऑक्सालेट का। और थर्ड है बेटा हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इसकी थ्योरी क्या होगी बेटा? which have more than two sides to make a bond। सिंपल है ना? इसका एग्जांपल देखेंगे EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये था आपका बेटा EDTA। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। EDTA क्या नाम बताया मैंने आपको इसका? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका मतलब
इथाइल के अंदर 2 कार्बन होंगे। उसके बाद डाई अमाइन का मतलब 2 अमाइन ग्रुप होंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे NN इथाइलिन डाई अमाइन, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर इसमें होगा। टेट्रा एसिड मतलब CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव और CH3 COO नेगेटिव। टोटल कितने साइड है बेटा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए? 6 साइड है। कितने साइड है बेटा? 6। कैसे है? 4 साइड तो है ऑक्सीजन की और क्या है 2 साइड है नाइट्रोजन की। सर इसकी वो कड़े एक कार्बन की बैलेंस कड़ेगी कितना बैलेंस नहीं पूरी लगा लो बेटा, पूरी कर लो, कोई बात नहीं। इथाइलिन था ना, ठीक है। तो ये है बेटा आपका EDTA का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट एग्जाम्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। कई बार सिंगल नेगेटिव चार्ज शो कर देते हैं, कई बार 4 नेगेटिव दिख रहे हैं। ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि 4 ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने लोन पे दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने लोन पेयर है नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड पेयर होंगे, ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो D है वो है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब बेटा एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होता है? कंपाउंड तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट होते हैं, वो अलग अलग साइड से क्या करते हैं? पेयर शो करते हैं, बॉन्डिंग शो करते हैं। देखेंगे कैसे एक बार। Some atoms in which one molecule show donor atom but they are not same is known as ambident ligands। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, आपके तो NO2, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पे? ON डबल बॉन्ड O। तो इसके पास क्या है? डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बेटा यहाँ पे? बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ? मेटल के साथ, ठीक है। और एक बार बॉन्ड क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास? नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इसके बाद जो नॉट पेयर होगा ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है तो NO2 ही, लेकिन बारह यार अलग अलग एलिमेंट जो है डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए मेरी बात यहाँ पे अगर नेमिंग चेंज जाएगी इसमें क्या बोलेंगे हम? नाइट्राइटो O का मतलब होगा, प्रश्न आ जाता है कई बार आपका नेमिंग के अंदर आएगा नाइट्राइटो O या O नाइट्राइटो, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और NO2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्राइटो N। क्या होता है कि N जो है वो बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। चलिए मेरी बात यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। और देख लेंगे यहाँ पे SCN, इसका मतलब क्या होगा? S जो होगा वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और एक होता है बेटा NSC, मतलब नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनाइड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? आइसो थायो साइनाइड, ये बोलेंगे। तो जैसे क्या होगा? बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाएंगी ग्रुप डोनर एटम, क्योंकि नेमिंग भी क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। ये था बेटा आपका लिगेंड्स। अपन लिगेंड्स कंप्लीट होता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक नोट डाउन करें आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करें चीलेट इफेक्ट।
2 मार्क्स क्वेश्चन। मैं जब क्वेश्चन बोलता हूँ जरूरी नहीं कि सभी सेट के अंदर मिले वो, आपके 3 से 4 सेट बनते हैं, 5 सेट बनते हैं रेडा बोर्ड के अंदर मान लो, तो हो सकता है कि आपके किसी भी सेट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, फिर कंफर्म क्वेश्चन आते हैं वापस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखेंगे टाइम चीले डिफेक्ट एक बार लिख देता हूँ फिर समझेंगे इसको। इफ both donor atoms donate their electron to the central atom, they show Chilet effect। क्या शो करते हैं बेटा ये चिलेट इफेक्ट होता ये होता है बेटा, कोई भी एलिमेंट है तो दोनों दो एलिमेंट क्या करते हैं बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेंट्रल एटम के साथ अलग अलग टाइम पे, तो क्या बोलते हैं चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। सिर्फ एम्बिडेंट लिगेंड क्या करते हैं चिलेट इफेक्ट शो करते हैं। ओनली एम्बिडेंट लिगेंड शो चिलेट इफेक्ट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? आपने पहले पढ़ा हुआ है, सुना भी होगा। सेंट्रल एलिमेंट के साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर बात? यहाँ पे नंबर ऑफ ligands are attached with central element is known as coordination number। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होता है बेटा? व्हाट इज द चार्ज ऑन ए कंपाउंड, ऑन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या चार्ज एग्जिस्ट करता है। What is the charge on the coordination on the central element? Central element in coordination compound। सेंट्रल एलिमेंट में कोई भी चार्ज डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखेंगे एक बार। मान लो मैं लिखता हूं K4FeCl6। हमने कंपाउंड लिख दिया अभी, ठीक है। इसमें सेंट्रल एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको? आयरन। इसका ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका बताओ? 6 और 4 10। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो निकालना किसका अपने को? आयरन का निकालना है, तो क्या मान लेंगे इसको हम लोग? x मान लेंगे। पोटेशियम में चार्ज कितना होता है? -1 और साइनाइड में कितना होता है बेटा? पोटेशियम में होता है +1 और साइनाइड में होता है -1। तो क्या हो जाएगा बताओ? -1 × 4 +1 × 4 क्या हो जाएगा? +4 + x और -6 = 0। +4 - 6 कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। तो x -
2 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +2 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ऐसे निकाला जाता है, कर लोगे। एक क्वेश्चन में मैं करने के लिए दूंगा, तुम करोगे Cu Cn होल 4 390, ये तुम खुद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज अगर दे दिया तो इक्वल्स टू के बाद आ जाता है वो, साइनाइड में क्या चार्ज होता है -1 होता है, डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करोगे। x - 4 इक्वल्स टू -3, इधर प्लस का 4 हो जाएगा, +4 और माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा बेटा +1 हो जाएगा। ठीक है मेरी बात? यहाँ पे ये था। और लास्ट है यहाँ पे 5th होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक कौन सा मीन्स में सेम टाइप का लिगेंड होगा, एक कॉम्प्लेक्स which contain same type of ligand, same type of ligand का मतलब FeCN6, तो एक टाइप का लिगेंड है साइनाइड। ठीक है बेटा? फिर हम बात करें हेट्रोलैक्टिक, एक कॉम्प्लेक्स which have different type of ligands। different type of ligand का मतलब मैंने ले लिया यहाँ पे FeCl BrNH3 H2O होल ट्वाइस, मैंने अभी कंपाउंड ले लिया। ये क्या बेटा आपका हेट्रोलैक्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स को डिस्कस किया गया। और ये पॉसिबल है, ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल भी है। ये कंपाउंड्स फॉर्म भी होते हैं, जब हम नेमिंग करेंगे तब सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है बेटा? ये था आपकी बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होता है, इसकी बेसिक बातें। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेमिंग करना। 4 मार्क्स नेमिंग के कंफर्म है, आना ही आना है आपके एग्जाम के अंदर, तो उसको अच्छे से करें। हम लोग नेमिंग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थैंक यू।